डोनाल्ड ट्रंप ने आज यूएस के संसद में बहुत बड़ी 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 बातें बोली हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी कुछ उन्होंने ईरान के बारे में बोला है। और ईरान के बारे में उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जब पिछली बार स्ट्राइक किया था तो ईरान का पूरा परमाणु नियंत्रण और जो पूरा उनका कंट्रोल था, जो भी उनके सेंटर्स थे, उसको उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन ईरान फिर से वही सारे परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता। आईएईए वहां पर हमेशा जाती रहती है और अपने रिसर्च करती रहती है कि क्या कंडीशंस है, लेकिन सच्चाई इसमें कितनी है जो ट्रंप बोल रहे हैं उसका हमें अंदाजा नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान पर अटैक करके ही मानेंगे। पीएम मोदी भी अभी इजराइल में है। मामला काफी गंभीर है अभी मिडिल ईस्ट में। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसको समझने के लिए कि अटैक कब हो सकता है या ट्रंप अटैक करेंगे भी कि नहीं, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मेजर जनरल जेके बंसल साहब और कर्नल संजीत सिरोही। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में हमसे कनेक्ट होने के लिए। हम बात कर रहे हैं आजकल ईरान और यूएस की वॉर की। एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी पीएम मोदी भी इजराइल में अभी अभी बस उन्होंने लैंड किया, वहाँ पे उनका भव्य स्वागत हुआ। सबसे पहले जाते हैं मेजर जनरल जेके बंसल साहब के पास। बंसल साहब, कैसे देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया कि अभी चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में और अगर अटैक होना है तो कब होगा? ट्रंप ने तो आज बहुत बड़ी बात बोली कि परमाणु बम पे तो काम ईरान कर ही रहा है, जो कि उनकी वार्ता में सबसे बड़ा एक निर्णायक विषय है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो है अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि जी जो ईरान है वो अपना एटॉमिक बम ना बनाए और बैलिस्टिक मिसाइल ना हो। प्रॉक्सी 3 उनकी बातें हैं इसमें। लेकिन जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो ये कहता है अपना संवर्धन कम कर देंगे लेकिन सिविल यूज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिविल यूज के बहाने, पहले भी सिविल यूज की बात थी, तो परमाणु जब तक वो पूरा बंद नहीं करता तो वो करता रहेगा। ये भी सबको पता है, इसराइल को पता है, बैलिस्टिक मिसाइल का भी वो अपना प्रयोग करता रहेगा। जी तो इन सब बातों को देखते हुए, हालांकि 26 को कल जो है एक मीटिंग होनी है के बीच में दोनों के, जो दोनों पार्टीज हैं, अमेरिका से भी, और मध्यस्थता तो वो कर ही रहा है ओमान। कुछ ज्यादा निकल के आए तो ये कहना जो बड़ा मुश्किल है, नहीं निकल के आएगा। हालांकि जो उनके मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर, हम तो चाहते हैं, हो सकता है कि इसमें जी कोई एक हल निकल के आ जाए। अगर वो प्रायोरिटी है दोनों तरफ से, अगर मगर की बातें हैं, तो निकल के कुछ आना नहीं है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपने जो कहा अमेरिका एक महीने से नहीं 2 महीने से तैयारी कर रहा है। जी इतने में इतनी तैयारी में ये ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। अभी रिपोर्ट से आ रही है कि ईरान जो है चाइना से मिसाइल खरीद रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। अगर वो जी आ जाती हैं तो और बढ़ जाएगा इनके शिप्स के लिए। तो इस प्रकार से एक बड़ा मिक्स प्रोग्राम चल रहा है। मिक्स में अगर ईरान की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो वेपन को खरीदता जा रहा है, और जी उनकी कमजोरी देखी जाए तो वहाँ पे जो इंटरनल जो अभी विद्रोह है वो ज्यादा भड़का हुआ है, और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो ज्यादा एक्टिव होते रहते हैं, होते जा रहे हैं, कुर्द वगैरह। तो जी ये तो वहाँ की, जहाँ तक अमेरिका की सिचुएशन है, अमेरिका ने अपनी शक्ति को बढ़ाया जरूर है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनके सैनिक जो हैं, खास करके जो अभी ये फोर्ट गेराल्ड आया है, वो करीब 1 साल से वो उनके जो सैनिक हैं वो थक गए हैं क्योंकि वो यूज में है। और जी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि उनके टॉयलेट वगैरह ब्लॉक हो गए। तो इन सब बातों को देखते हुए लड़ाई तो दोनों पक्ष में से कोई सा भी चाहता नहीं है, लेकिन हम्म सबको अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान अपनी शर्त पे है कि जी हम ईरान प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, मिसाइल बनाते रहेंगे। अमेरिका आता है इसको छोड़ दो। मुझे लगता है कि ये वार तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जी मामला ऐसे नहीं। जी। जी कर्नल सिरोही साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने की बंदूकें देखी, हथियार देखे, वॉर देखा। तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि ये जो पूरा मामला है अभी कैसा चल रहा है। सिरोही साहब, कल भी हम बात कर रहे थे, परमाणु बम को लेकर के भी बातें हो रही थी, और आज सुबह ट्रंप ने बोल ही दिया कि ईरान तो परमाणु बम बना रहा है या उसमें वो रिसर्च करते जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की कोशिश हो या न्यूक्लियर
उसको क्लीन करने की जो बात हो, तो वो डाइल्यूट तो करने वाले हैं नहीं। तो अब आप कैसे देखते हैं पूरा मामला आज ट्रंप के स्पीच के बाद, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, और कितना पावरफुल अभी ट्रंप की सेना जो है, कितनी पावरफुल है या कितनी निराश है, जैसे अभी मेजर जनरल जेके बंसल साहब ने बोला? देखिए नगेन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने अपने चैनल पे बुलाया। जय हिंद। अब ये देखिए कि ये जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं और दिन पे दिन जो स्टेटमेंट आती जा रही है, अगर सिर्फ स्टेटमेंट को ही देखें हम, तो जी उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों पार्टियां जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दोनों को समय मिल गया है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं है, ये तो प्लान स्ट्राइक होगी जब भी होगी। अमेरिका ने अपना मिलिट्री एसेट्स को मिडिल ईस्ट में बढ़ा दिया है। गैरल्ड फोर्ड उनका जो मेडिटेरेनियन सी में आ गया है, और अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है वो ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है। तो जी ये तो दोनों तरफ से तैयारी है। अब सिर्फ ये है कि अमेरिका जो है बहाना ढूंढ रहा है कि किस बहाने से जो अटैक किया जाए। अभी जी जो है स्टीव विटकॉफ साहब, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टीव विटकॉफ साहब कह रहे हैं कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ 1 हफ्ता दूर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज ये कह रहे हैं कि वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कगार पे और कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक रेटोरिक है, ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो कांग्रेस के सामने उन्होंने रखा है, ताकि कल उनसे ये पूछा जाए कि जी आपने हमला किया, तो वो जवाब दे सके कि हमला इसलिए क्या किया गया, इमरजेंसी इसलिए थी ताकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए। दोनों जी पार्टीज को पता है कि बातचीत से ये जो है हल नहीं निकलेगा। कल फिर बातचीत होनी है जेनेवा में, दोनों बातचीत करेंगे, और जी उसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये कल की बातचीत के बाद जी आप ये देखिए कि अब सिर्फ रह जाएगा टाइमिंग का कि कब होगा ये, इसमें ये तो निश्चित है। कब होगा सिर्फ ये देखने वाली बात है कि अमेरिका ने क्या अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं क्या उनको इस तरीके से रीपोजिशन कर लिया है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो हर इवेंचुअलिटी में हर कंटिजेंसी प्लान उन्होंने बना लिए हैं। और उन प्लान जब वो अपनी अपनी जगह प्लान सारे दुरुस्त हो जाते हैं तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को गो हेड बोलना है, बाकी उनकी तैयारी पूरी है। सेम इज द केस विद ईरान आल्सो। ईरान आल्सो नोज, उन्होंने भी अपने सारे ऑप्शन तैयार रखे हुए। अगर अमेरिका अकेला हमला करता है तो क्या करेंगे, अगर इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो क्या करेंगे, या पहले इजराइल करता है फिर अमेरिका करता है क्या। तो ये सब जो है ऑप्शन ऑलरेडी टेबल पे हैं, सबको पता है क्या करना है। सिर्फ ये अब जो है ट्रिगर दबाने की बारी है, वो कौन पहले दबाता है और किस टाइम दबाता है, सिर्फ उसका सिर्फ हमको ख्याल करना है। बाकी सारी चीजें तैयारी है, लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए कर्नल सिरोही, मैं एक सवाल और ऐड करता हूँ, फिर जाएंगे मेजर जनरल बंसल साहब के पास। मेरा सवाल ये है कि देखिए, हथियार तो सबके पास है, मिसाइलें भी हैं, जो हमने बातें की कि बहुत सारी मिसाइलें, कोई बताएगा भी नहीं कि उनके पास कौन कौन सी मिसाइलें होंगी। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, क्योंकि जब 12 डे वॉर पिछले साल हुआ था, तो ये खबरें आई थी कि 500-600 से ज़्यादा इरानियंस मारे गए थे। ईरान ने कभी ये कबूला नहीं, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल और बाकी के जो खबर न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने ये खबर जारी की। अब ईरान के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है, S-300 या S-400 काफ़ी होगा जब यूएस अटैक करेगा? क्योंकि यूएस के पास तो हो सकता है कि इस तरह के डिफेंस सिस्टम हो, पेट्रियोटिक मिसाइल्स हैं। तो डिफेंस की जब बात आती है तो कौन कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और किसको कितने ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं? आप लोगों की समझ इसमें बहुत ज़्यादा है, टेक्निकलिटीज़ को भी आप समझते हैं, तो थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि ये जब वॉर होगा तो दोनों पक्षों पे कितना घातक ये साबित हो सकता है, यूएस के लिए भी और ईरान के लिए भी, और इजराइल तो जो है बीच में फंसा हुआ है ही। जी नागेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरान पिछले 47 साल से सैंक्शन झेल रहा है, और ईरान को पहले दिन से ये पता था कि ये लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि अगर वो अपने परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ता रहेगा तो उसको थ्रेट हमेशा रहेगा। तो ईरान ने पहले दिन से ही अपनी तैयारियां पूरी रखी हैं। इसलिए आप देखिए ज्यादातर उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो अंडरग्राउंड भी बहुत ज्यादा, 2-3-4 मंजिल नीचे तक उन्होंने अपने जो है मिलिट्री एसेट्स को रखा हुआ है। तो उनको पता है, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज ये है कि ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो उस काबिल नहीं है। पुराने जेट है, वो भी अमेरिका के दिए हुए 40-50 साल पुराने जेट्स हैं, उससे भी वो जो है ना तो अमेरिका के जहाजों को रोक सकता है ना इजराइल के। अब सवाल आता है जो S-300 या S-400 है, मेरा ख्याल S-400 है कि नहीं है वो क्वेश्चन मार्क है। S-300 है, लेकिन S-300 भी हमने देखा
पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई चली थी तो जो इजरायली जहाज थे वो खुल्लम खुल्ला आराम से जो है दिन में भी रात में भी ईरान की एयर स्पेस में घूम रहे थे। तो ईरान को भी पता है कि वो उनको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अच्छा जहां तक अमेरिका का और इजराइल का मामला है, अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो है बहुत तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम है। उनको पेनिट्रेट करना, उनको इन्फिल्ट्रेट करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, किसी भी देश के लिए। लेकिन ईरान के एडवांटेज ये है राघवेंद्र जी कि जब ईरान हमला करेगा तो वो 2, 5, 10, 15 मिसाइल या ड्रोन से हमला नहीं करेगा। वो जो है पूरी तादाद में जो है मिसाइल्स और ड्रोन जाएंगे, ताकि जब पहला हमला, मुझे लगता है पहला हमला ड्रोन्स का होगा। क्यों होगा उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ड्रोन जो हैं वो बहुत बनाने में बड़े सस्ते पड़ते हैं और उनको डाउन करने के लिए जो आयरन डोम है इजराइल का या पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह अगर अमेरिका इस्तेमाल कर तो बहुत महंगी है। तो वो जो है उनके एसेट्स और वो भी लिमिटेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पेट्रियट मिसाइल्स उनके पास बहुत ज्यादा है, उनकी भी कुछ क्षमता है बनाने की। तो जब वो हमला करेगा तो हमले में कुछ ना कुछ जो है ड्रोन्स जो है वहां से उसको बाईपास करके नेविगेट करके जो है निकल जाएंगे। और ईरान तो 400 क्या मैं कह रहा हूं 4000, अभी भी 7000 आदमी तकरीबन उनके मर गए। अगर उनके 4000 भी मर जाएंगे तो वो जज़ब कर लेगा। लेकिन यही 4000 की जगह अगर इजराइल में 400 मर गए या अमेरिका में 400 मर गए तो आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों देशों के ऊपर कितना ज्यादा जो है उनको मिलिट्री एसेट्स की प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके कितने भी हवाई जहाज गिरा दिए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उनके अगर आदमी मारे जाते हैं लड़ाई में और बॉडी बैग अगर अमेरिका में जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है हर चीज को कदम को फूक फूक के रख रहे हैं ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज की कैजुअलिटीज मिनिमम हो, मिलिट्री एसेट बेशक बर्बाद हो जाए। तो एयर डिफेंस, जहां तक जो आपका सवाल था उसको मैं कंक्लूड करता हूं, ईरान के ऊपर तबाही मचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान उसके लिए तैयार है। अमेरिका और जो मिलिट्री एसेट्स हैं इजराइल के, उनके ऊपर इतनी तबाही नहीं होगी, लेकिन अगर जो भी तबाही होगी वो उन दोनों के लिए काफी होगी। जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर इजराइल में 15 लोग भी मारे जाते हैं तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन ईरान में 500 मारे जाए वो खबर नहीं बन पाती। मेजर जनरल बंसल, आप क्या सोचते हैं कैसा होगा अगर दोनों पक्षों के बीच वॉर हो जाती है? तो किस तरह का हड़कंप मच सकता है या किस तरह के नुकसान दोनों पक्ष देख सकते हैं? देखिए, अभी जो स्ट्रेटजी है अमेरिका और इजराइल की, अगर वो बहुत जबरदस्त विध्वंसक हमला करते हैं जी, हमला करके उनके जो टारगेट हैं, खासकर IRGC कमांड सेंटर, उनकी ईरान की मिसाइल्स सिस्टम, और ये पहले उनके दिमाग में है ईरान की मिसाइल सिस्टम को खत्म किया जाए और ईरान के जो जितने भी सैन्य हेडक्वार्टर हैं उनको किया जाए। तो अगर इतना हमला जबरदस्त कर देते हैं जिसकी वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त होगा, तो ईरान को अगर जो है रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिलता तो फिर तो ईरान पर जल्दी काबू हो जाएगा। लेकिन जैसे कर्नल सिरोही ने कहा, जो ईरान के पास में ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, तो जो पिछली बार भी देखा गया था कि जब बहुत ज्यादा मिसाइल छोड़ी गई, ओवरवेल्म कर लेते हैं, तो आयरन डोम उनका चरमरा गया था। हालांकि अभी जो है इजराइल की काफी उनके पास में डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट है, थार्ड है, और इसके अलावा इजराइल के पास में 12 जो है F-22 रैप्टर, जो कि एक रडार को चकमा देने वाले भी उनके पास फाइटर पहुंच गए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए तैयारी जो है अमेरिका ने भी और इजराइल ने पूरी की हुई है, और पूरी करने में ये है कि वो ये चाहते हैं, जो अमेरिका का मकसद ये है कि वो शॉर्ट जो स्ट्राइक करके ज्यादा लंबा युद्ध ना चले, जिससे कि वो युद्ध में फंस ना जाए, ये उनकी चिंता है। अच्छा, अब जहां तक बूट ऑन ग्राउंड तो अमेरिका का है जी। जो भी अगर सैन्य लॉस होता है वो तब होगा कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अगर उसके ऊपर में कोई डैमेज होता है तो सेना का लॉस हो सकता है। और जहां तक उनके बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिका के, उन्होंने सबको, जहां तक उनके कमांडर्स वगैरह हटा दिए गए हैं, जो एसेट से हटा दिए गए हैं। तो इन बातों को देखते हुए अभी बात ये आ जाती है कि अब कहते जरूर हैं, जैसे कर्नल सिरोही भी कह रहे हैं कि S-300 कुछ हम रशिया से मिले हुए हैं, हो सकता है S-400
हो या ना हो, जी। HQ9 जो है चाइना से भी आए हैं, लेकिन कितनी संख्या में आए हैं। और वो संख्या में आने के बाद में अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मिसाइल्स हैं उन्होंने पहाड़ों के नीचे से छुपाई हुई हैं, और जो उनके ओपनिंग है उनको भी कैमोफ्लेज किया हुआ है, वहां भी ब्लॉक किया हुआ है कि किसी तरह का डैमेज ना हो। जी। लेकिन ये जो उन्होंने अपनी जो ईरान ने ऐसी तकनीक डेवलप किया है कि वो अंडरग्राउंड या जहां पर उनकी मिसाइल है वहीं से भी वॉर करेंगे, वो देखने वाली बात है वो कितना इफेक्टिव होगी या कितना उसको कर सकते हैं जी। वहां से जो मिसाइल को इस्तेमाल करके। तो ये सारी जो है एक और जो इंटरनल उनका प्रॉब्लम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम है और वो जब से पता लगा है ईरान की जनता को कि अमेरिका अटैक करने वाला है, तो वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा वो जो ईरान के अंदर में, तेहरान के अंदर में कर रहे हैं। और जो वहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है रजा पहलवी की और खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। और उसमें जी। बड़ा फैक्टर है कि थोड़ा सा वहाँ पे एक अगर उनको धक्का लगता है तो जो वहाँ के हैं और खास करके जो ओप्रेस्ड या खुद के लोग हैं जिनको ओप्रेस किया जा रहा है और वो जो अपना चाहते हैं अलग से सेपरेटिज्म, तो वो कब्जा करके और वहाँ ईरान की जो नीति, ईरान की जो लीडरशिप है उसको ओवरवेलम करके और अपना एक जिसका एक रिजिम चेंज हो जाएगी, जो अमेरिका का ईरान और इसराइल का बहुत बड़ा एक इंटेंशन है, उनका जो जी। उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। तो अब ये जो लड़ाई है इसमें लगता तो ये है कि ईरान को काफी ज्यादा डैमेज होगा। और ईरान को डैमेज इसलिए होगा, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी रेटिक डाला हुआ है अपने जो AI के थ्रू बहुत सक्रिय दिखाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, और मदद आ रही होगी। ऐसा जो है रशिया तो अपने यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है, जी। और मैं चाइना थोड़ा है वो कोई। अगला सवाल यही पूछना चाहता था। बहुत बातें होती है ओरेशनिक की, टोमाहॉक्स की, जो यूएस के मिसाइल्स है, तो ये कितने ओरेशनिक अगर रशिया ने भेजा होगा या चाइना ने भेजा होगा, ये बहुत बातें हो रही कि बहुत सारे प्लेन्स चाइना से ईरान की ओर आए हैं, ईरान आए हैं, रशिया से भी आए हैं। इन्होंने काफी सारे डील्स भी की, J20 की बात हो रही थी कि J20 की भी डील की। लेकिन कितना कुछ पहुंचेगा ईरान के पास, क्या क्या पहुंचा होगा अभी तक, ईरान को किस तरह के हथियारों की जरूरत होगी यूएसए से बचने के लिए, और रशिया किस हद तक या चाइना किस हद तक मदद कर रहा होगा। बंसल साहब, ये मेरा अगला सवाल था। थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार के हथियार चाइना और रशिया ने भेजे होंगे ईरान को। देखिए, आपने ओरेस्निक की जो बात करी, वो मिसाइल यहाँ पे नहीं भेजेगा रशिया, तो एक अपने यूज के लिए है। ओरेस्निक बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल है। जी। और जहां तक मिसाइल का सवाल है, जो ईरान को चाहिए वो ज्यादातर डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए चाहिए। उनके पास अपनी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक भी है, और उसकी जद में आ जाता है इसराइल, सारे मिडिल ईस्ट। तो कोई रशियन की जरूरत नहीं है, ना अमेरिका भेजेगा। तो जी। कुछ जो उनको सपोर्ट सिस्टम देगा, और जो उन्होंने वैगनर आर्मी भेजी है वहां से, जिसकी पूरी रिपोर्ट आई है कि वैगनर आर्मी रशिया से आई है लड़ने के लिए, जी। ग्राउंड पे क्या। जहां तक ये कहा जरूर जाता है, आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो कंट्री तब जाकर किसी के साथ में इन्वॉल्व होता है कि उसका कोई इंटरेस्ट हो बहुत डायरेक्ट, जो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला हो, बहुत बड़ी चीज टेक पर हो, चाहे वो रशिया ले लीजिए चाइना ले लीजिए। जी। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया को जरूर ईरान ने ड्रोन दिए थे, जब वो जो उस शाहिद ड्रोन दिए, काफी ड्रोन दिए जी। लड़ाई के दौरान में, तो इसी हिसाब से उतना ही वो जो रशिया उनको वेपन देगा और इंटरनेशनल फोरा पे उनको सपोर्ट करेगा डिप्लोमेटिकली। जी। और जो रशिया की भी इतनी ज्यादा हालात नहीं है वहां पे कि वो भेजे। और तो अब इंटरनेट, दूसरी बात ये आती है कि इंटरनेशनल जब ये इस तरह की डील ये चलती है, तो सब अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट देखते जी। हैं कि भाई आप अगर कोई वेपन आ रहा है तो ईरान कितना उसका पेमेंट कर सकता है। अब जो ईरान जो चाइना को तो ऑयल दे देता है, चलो भाई वहां से आ जाएंगे। जी। अब रशिया को तो ऑयल नहीं चाहिए, तो वहां से कोई ज्यादा नहीं आने वाला। और जहां तक चाइना की सवाल है, चाइना बहुत अपनी समझदारी से या बहुत चालाकी से काम करता है। वो देखता है फायदा नुकसान कितना है। अब जैसे वो डील हो रही है सुपरसोनिक मिसाइल्स की, जी। वो डील हो रही है, ऐसे ही नहीं कि बिना डील के जो वो भेज दिया भाई चलो कोई बात नहीं, पैसे या कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है, आपको जी। हम भेज रहे हैं। तो जब डील हो रही है सुपरसोनिक मिसाइल की, तो इसका मतलब वो उनका ये देखा जाएगा कि भाई वो पेमेंट कितना कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, बहुत एक ये हाइप करके दिखाया जा रहा है, पर रशिया और चाइना इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे कि वो किसी तरह से आकर के फालतू में यहाँ पे अपना वो जो लड़ाई करें आके, और कुछ भी हो
अमेरिका के साथ ना तो चाइना चाहता है ना रशिया, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सपोर्ट जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, तो वो अमेरिका सपोर्ट करता है थोड़ा रशिया को, तो वो एक जी तो फैक्टर चला जाएगा। दूसरा, जो जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना भी अमेरिका को इस ऐसा नहीं डायरेक्ट युद्ध में आएगा कि वो लड़ाई करे, उसका यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपनी अपनी जान खपाएगा या अपना रिस्क लेगा तो वो ताइवान के लिए लेगा। जी अगर उसे लड़ाई करनी भी है और बिल्कुल जान लगानी है और सब कुछ करना है, तो ताइवान के लिए भी लेगा, जो उसको उसका सपना है लेना। यहाँ क्या मिलेगा? तो जी। मुझे नहीं लगता रशिया से या चाइना से कुछ ज्यादा उनको मदद मिलने वाली है। जी। कर्नल सिरोही, आपको लगता है कि चाइना रशिया बचा पाएंगे ईरान को, या ऐसे हथियार भेज पाएंगे जिससे बचाया जा सके ईरान को, ईरान की जनता को, या बहुत बुरा हाल होने वाला है? बंसल साहब ने जो कहा है मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए बता रहा हूँ। जी दोनों कंट्रीज का, रशिया का ठीक है, रशिया सिर्फ शर्मा शर्मी में, क्योंकि ईरान ने उनको डोज दिए थे तो शायद कुछ दे दे उनको। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना का मेरा मानना है कि चाइना ने कुछ ना कुछ ज्यादा दिया होगा, क्योंकि चाइना का देखिए वेनेजुला में हमला होने के बाद और वेनेजुला को जो है पूरा का पूरा कॉर्डन करने के बाद जो तेल वेनेजुला से चाइना के पास आता था वो तेल अब बिल्कुल बंद हो गया। जी उसके बाद जो दूसरी जगह जो उनका सोर्स है, चाइना का एनर्जी सोर्स है, वो ईरान था। और अगर ईरान के अंदर किसी तरीके से जो है बदलाव होता है, रजीम चेंज होता है, लड़ाई होती है, तो वो जो स्टेट हॉर्मुज बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी चाइना के ऊपर फर्क तो भारत पे भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जापान जी पे भी पड़ेगा, बाकी एशियन कंट्रीज में पड़ेगा, लेकिन चाइना के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए चाइना रशिया से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से लड़ाई ना हो, और लड़ाई हो तो इतनी लड़ाई कितने काबिल हो ईरान के अपने आप को कुछ ना कुछ बचा सके। तो मुझे जी लगता है ये जो खबरें आ रही है कि जितने हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है रोज आना जा रहे हैं, वो जैसा बंसल साहब ने बताया वो कोई ऑफेंसिव एक्शन के लिए नहीं है, वो डिफेंसिव एक्शन के लिए हो सकता है। कि डिफेंसिव के लिए कोई सरफेस टू एयर मिसाइल हो या कोई सरफेस टू शिप एंटी शिपिंग मिसाइल्स हो, क्योंकि जी ज्यादातर खतरा अगर आप देखें तो नेवल ब्लॉकेड से है। नेवल से जो भी लड़ाई होगी, टॉमहॉक फायर किए जाएं या बाकी जो है इनके हवाई जहाज, फाइटर जेट्स वगैरह, F-16 वगैरह हमला करेंगे, वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से हमला करेंगे। क्योंकि जो जमीन से हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट की ज्यादा कंट्रीज ने एयर स्पेस जी देने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है, और उनको ये भी पता है कि अगर ईरान ने खुले आम धमकी दी है कि अगर आप अपनी जमीन को इस्तेमाल करने देंगे हमारे खिलाफ, तो आपको हम जो अपना दुश्मन मानेंगे। तो उस केस में जो है ईरान जो मिलिट्री बेसिस हैं, एसेट्स हैं, चाहे वो कतर में है, बहरीन में है, जी यूएई में है या सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर भी ईरान हमला करेगा। तो मुझे लगता है कि उनको बचाने के लिए जितने भी एयर स्ट्राइक्स होंगी, वो ज्यादातर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो दोनों हैं, उधर से मेडिटेरेनियन सी से हमले किए जाएंगे, इधर जो है पर्शियन गल्फ से हमले किए जाएंगे या इंडियन अरेबियन सी से हमले किए जाएंगे। तो उस केस में मुझे लगता है कि चाइना ने कुछ ना कुछ एयर डिफेंस के लिए दिया होगा, क्योंकि पिछली लड़ाई में जो मेन लेसन जो ईरान ने सीखा है वो ये सीखा था कि उनके जो है जो उनकी एयर स्पेस थी उसको आसानी से अमेरिकन और इजराइल जो है खुला खुला उनको जी वायलेट कर रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो इस बारे मुझे लगता है कोई ना कोई डिटरेंस जरूर ईरान जो अपने पास रखेगा, ताकि इतना खुल के जो है हवाई हमले ना हो सके। जी। अब अगेन जी, एक जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि इतने बड़े बड़े जो वॉरशिप्स ट्रंप ने भेजे हैं, क्या ईरान सच में इनको डुबा सकता है? क्या इस पर अटैक करके इसको डुबा सकता है? हुदीज माने जाते हैं कि वो खूब अटैक करते हैं रेड सी में शिप्स पे, लेकिन ये जो है ये कोई लोकल नॉर्मल शिप तो है नहीं सामान ले जाने वाला, ये तो आपका वॉरशिप्स हैं। तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है क्या, या इनके मिसाइलें इतने सक्षम हैं कि ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड या अब्राहम लिंकन को डुबा सकते हैं अपने मिसाइल्स के थ्रू? नागेंद्र जी, आपको ये समझना चाहिए और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन कोई एक अकेला जहाज नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जी उसके साथ कम से कम हर तरह के सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके साथ फ्रिगेट्स हैं, उसके साथ सबमरीन हैं, उसके साथ जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम मूव करता है। और ये जी इस तरीके से जैसे एक जो है जो आइलैंड होता है, टापू है, वो एक टापू है जो कि समुद्र में चल रहा है। तो वो टापू के अंदर हर तरह की चीजें, तो इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए जो इनको डिस्ट्रॉय करना,
क्योंकि इनके अंदर इतने ऐसे ऐसे सिस्टम लगे। और आप देखेंगे लड़ाई होती है तो जो टेक्नोलॉजी हमने पहली दफे इराक में देखी थी, जब इराक के ऊपर जी। अमेरिका ने हमला किया था 2003 में, वही टेक्नोलॉजी आप देखेंगे जो हमने सुनी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी, वो अमेरिकन वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसा कि उन्होंने जो है वेनेजुएला में किया। उनके लोगों को जो वहां पे जो उनके रडार सिस्टम थे उनको दिखाई नहीं दिए कि 150-200 हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ईरान के अंदर काबिलियत नहीं है, जो इनका पुराना रिकॉर्ड है। अगर जी। इन्होंने पिछले 1 साल में कोई चाइना से या अपने पास से कोई ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाया है जिससे ये इनके जहाज को डुबो सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं, ताबड़तोड़ हमले, काफी नुकसान होता है, जी। तो वो न्यूज नहीं बनेगी। लेकिन अगर ईरान हमला करता है और इनका अब्राहम लिंकन एज ए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, अगर उनका कोई मिसाइल डिस्ट्रॉय, कोई फ्रिगेट या कोई और जहाज अगर डूब जाता है, वो एक बहुत बड़ी न्यूज बनेगी। हाँ, तो एक उसके चिंगारी भी भी, एक हाँ चिंगारी भी काफी होगी एक बड़ी खबर बनने के लिए। बिल्कुल। तो ये नागेंद्र जी, ये उसको पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है। अगर इतना आसान होता तो जी। जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने जाके मादुरो को उठा के ले आए, तो उस तरीके से वो ईरान में भी कर सकते थे। लेकिन उनको पता है कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। ईरान में जो कुछ करना पड़ेगा वो लड़के करना पड़ेगा, वो मर के करना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर सकते। इट विल नॉट बी ए क्लीन केक वॉक। जी। मेजर जनरल बंसल, एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये वॉर होगा तो अगर ईरान बेसिस पे हमला करता है, यूएस बेसिस पे हमला करता है, जैसे बहरीन और कतार और बाकी जगह हैं, तो ये क्या एक पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर की तरह छिड़ सकता है क्या? हम बोलते रहते हैं एक टर्म वर्ल्ड वॉर 3, जो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला इस तरीके से बदल सकता है, या मिडिल ईस्ट में एक अलग तरीके की बड़ी जंग छिड़ सकती है जिसमें कि सारे देशों को इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा क्योंकि ईरान यूएस बेसिस पर हमला करेगा? देखिए, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है ना वर्ल्ड वॉर, ये पिछले 4 साल से, जब से यूक्रेन के साथ में लड़ाई चल जी। रही है, यूक्रेन और रशिया की, तो हर बार को इसको एक हाइप दे दी जाती है मीडिया के थ्रू, वर्ल्ड वॉर आने वाला है, हो रहा है। ये वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं है। इससे वर्ल्ड वॉर का मतलब तब हो सकता है कि अगर जो दो खेमे हैं, जिसमें कि अमेरिका है, यूरोप है, और बाकी जो दूसरी तरफ में चाइना, रशिया, ईरान और उत्तरी कोरिया, ये सब मिल जाते हैं, जब इनका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई हाँ, इनका कॉमन इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी किसी का कॉमन इंटरेस्ट, ईरान का अपना इंटरेस्ट है अपने आप जी। को बचाना, रशिया का इंटरेस्ट है वो यूक्रेन पर काबू कर ले, चाइना का इंटरेस्ट है वो ताइवान को, तो कॉमन किसी का भी नहीं है। अगर आप उसको देखें तो वर्ल्ड वॉर की बात तो है। जी। अच्छा, अब रही बात इस चीज की कि जो है, अगर लोग सब सब कंट्रीज ने ये कह दिया है कि भाई हमारा स्पेस न्यूज होगा, उसमें चाहे कतर ले लीजिए, सऊदी अरबिया ले लीजिए, और जो जो जितने कंट्री हैं, तो जब जी। वहां से कोई अटैक नहीं आएगा तो ईरान को कोई बात बनती नहीं है। हालांकि जो जॉर्डन है, वहां पे काफी बड़ा बेस है अमेरिका का, इस समय वो बहुत एक्टिव है। वो जॉर्डन के ऊपर में वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अटैक आए तो जी। ये होता है, नहीं तो बिना मतलब में कोई फालतू में पंगा में लेना नहीं चाहता। अच्छा, साइप्रस में भी क्या हुआ है, ग्रीस के अंदर में भी कुछ उन्होंने, अजरबैजान के अंदर में भी जो ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात और सोचने की आ जाती है कि पहले जितने भी युद्ध होते थे, अमेरिका करता था, अब चाहे जी। इराक में क्या है या तालिबान में क्या है, अफगानिस्तान में, तो उस समय उनके साथ में नेटो भी था, नेटो के कंट्रीज थे। इस बार जो है नेटो की कंट्रीज नहीं है, और यूके ने तो यहाँ तक कह दिया कि भी डियागो गार्सिया को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको भी इस्तेमाल मत करिए। तो पहले जो नेटो कंट्री साथ में लड़ते थे, और दूसरा जो, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट में इनके बेस हैं, उनको भी इस्तेमाल, तो थोड़ा सा इस वजह से जी। अमेरिका सारा कुछ जो वो अपने जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या इजराइल के पास में भी जो इन्होंने दिया है कुछ जॉर्डन के अंदर में, इसके ऊपर में ही सिर्फ जो है वो करना पड़ेगा उनको। और ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जो अभी कोई दम के ऊपर में इजराइल ने यहाँ तक कहा था कि अमेरिका अगर अटैक नहीं करता तो इजराइल तब भी करेगा। जी। तो अमेरिका तो कर ही रहा है, हो सकता है इजराइल ने कोई ऐसी स्पेसिफिक, जैसे सरप्राइज होगा, जैसे कर्नल सरोई भी कह रहे हैं, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी या ऐसा नया कोई वेपन लाएं, या ऐसा कोई जी। ब्लाइंडिंग, या जो जितने भी रडार वगैरह हैं उसको पैरालाइज करने के लिए, तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी।
और टेक्नोलॉजी में जो अभी ईरान है, हालांकि उन्होंने बार बार कहते हैं मिसाइल कुछ बना लिए हैं, ड्रोन बना लिए हैं, जी एयर डिफेंस अपना बनाया नहीं है, और न्यूक्लियर संवर्धन कर रहे हैं, पर उनकी जो अंदर की इकोनॉमी है बहुत खस्ता हालात है। सैंक्शन लगे हुए हैं, और सैंक्शन लगे होने पर भी जो बहुत ही पुराने जहाज एयरक्राफ्ट जो अमेरिका से लिए थे उनकी मरम्मत या उनको ठीक कर भी नहीं पाते हैं। और इसका एक रिपोर्ट उस समय जब इनके प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे थे, और एक एयरक्राफ्ट का जो वो हुआ था एक्सीडेंट, तो जी उसमें यही कहा गया था कि भाई क्योंकि ये पुराना एयरक्राफ्ट था, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई थी इसलिए हुआ था। तो इन सब बातों को ध्यान में देखते रखते हुए जो है, जो एक धमकी क्या है कि अब ईरान के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जी ये नहीं है कि ईरान इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दे या अपनी प्रॉक्सी को खत्म कर दे। अगर ये कर देता है तो वो अपने लिए मानता है भाई सुसाइड के टूथलेस टाइगर, बिल्कुल वहां पे या तो पूरी ताकत थी, एक अपना इसमें वहां का खलीफा बनना चाहता था, या बिल्कुल एकदम इतना हो जाएगा कि वो अपनी मिसाइल भी नहीं बना सकता, तो फिर तो वो ये ऐसा मानेगा। अब चलिए जब वो ऐसा नहीं मानेगा तो वो अब कहीं छोड़ के जा नहीं सकता कि भाई हम छोड़ जी के चले जाएं या युद्ध के मैदान से, और वो शर्तें मानने के लिए तैयार। तो लड़ाई तो ये होगी, भले ही ईरान को इसमें लॉस हो और अमेरिका की इसमें अल्टीमेट विजय हो। जी ईरान की उनके जो जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है मेजर जनरल साहब। अब थोड़ा सा रुक करते हैं, रिजीम रुक। को चेंज करने, या वहां पे जो है जो जी आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा रुक करते हैं अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर, क्योंकि वो अभी इजराइल में है, ऐसी जगह जहां जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो सकती है बहुत ही जल्द। दर्शकों का सवाल भी आता रहता है और उनका ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ऑफ कोर्स है, अगर हम भारतीय हैं तो, कि मैसेज कर भारत दीजिए। किस तरफ अपना रुख करेगा। हम तो ऐसे, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो ऑलरेडी इजराइल में हैं, तो बड़ा सिंपल सा बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन भारत किस तरफ रुख करेगा? ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ईरान के जो खोमेनी है उनका आना जाना तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता जैसे कि इजरायली पीएम का रहता है, लेकिन भारत का रुख किसकी तरफ, कोई स्टैंड भारत को लेने की जरूरत है या भारत कोई स्टैंड लेगा, ये थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। कर्नल सिरोही, पहले आपसे और फिर मेजर जनरल साहब से। देखिए नागेंद्र जी, हमको ये समझना चाहिए कि भारत का रुख बिल्कुल साफ है, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वॉर हुई हो, चाहे इजराइल हमास का हुआ, और अब इजराइल अमेरिका और ईरान का जो टेंशन चल रही है, हमारा जी रुख साफ है। हम जो है किसी के साथ नहीं है, हमारा जो है इंडिपेंडेंट व्यूज है। लड़ाई हम नहीं चाहते, कोई भी देश में लड़ाई हो। और जहां तक सवाल है इजराइल का और ईरान का, इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, पैलेस्टीनियन के साथ भी अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी है। 2017 तक हम जो है ईरान से तेल खरीदते थे, जी लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस लगने के बाद हमने वो तेल खरीदना बंद कर दिया। हमारा चाबहार पोर्ट में इंटरेस्ट था, वहां पे भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लेकिन जब ये हालात खराब हुए तो इस बारी हमने जो है वहां के लिए भी पॉज कर दिया है, तब तक जब तक इस चीज का पूरा फैसला नहीं होता। तो ये बिल्कुल क्लियर है, भारत की बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, जो हमारे देश के इंटरेस्ट में होगा हम वो काम करेंगे। मैं आपको ये बताता हूं कि अगर इस पूरे एरिया में अगर कोई मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर अगर भारत का है तो वो इजराइल है। इजराइल ने हमारा हमेशा हर मुद्दे पे, चाहे वो यूएन के काउंसिल में हो, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, चाहे कोई भी दहशतगर्द का, सबसे पहले अगर किसी ने निंदा करी है तो इजराइल ने की है। कारगिल की लड़ाई में जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था, उस समय जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो और किसी देश ने पूरी नहीं करी, वो इजराइल ने पूरी करी, और हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। और इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत के ऊपर बहुत भरोसा करता है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। और जी सबसे बढ़िया चीज है, इजराइल कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी, कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं देता है, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो कि भारत के लिए टेक्नोलॉजी भी, मदद भी, सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो हालात को देखते हुए मेरे को ये लगता है कि भारत का वैसे न्यूट्रल स्टांस रहेगा, लेकिन भारत जो है अंदर ही अंदर से भारत का सपोर्ट जो है इजराइल को रहेगा, क्योंकि भारत को पता है कि कल जब अगर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है तो जी चाहे वो मुस्लिम कंट्री कोई भी हो, जी ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई, तुर्की हो,
अजरबैजान हो, ये जी सारे के सारे भारत के साथ खड़े होते हैं। और ये जो अयतुल्ला खमैनी साहब है, इन्होंने तो 2-3 साल पहले ये स्टेटमेंट भी दी थी, गाजा को और कश्मीर को इन्होंने कश्मीर को दोनों को लेकर के आइसोलेट काफी किया कुछ है। बोला जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कूटनीति ये कहती है ओपनली कुछ मत कहो, लेकिन इजराइल के साथ अपने संबंध लेकिन हमने जितने तो ज्यादा ओपनली से शायद मैसेज दे दिया ना, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आज हैं इजराइल में और इजराइल के संसद में, क्नेसेट में आज वो स्पीच भी देंगे, तो शायद ये एक मैसेज तो है। नहीं, मैसेज है, क्लियर है। ये देखिए, ये जो हमारी जो ये थी विजिट थी मोदी जी की, ये कोई इमीडिएट कोई इस टेंशन की वजह से नहीं, ये जी पहले से ही प्री प्लान थी। और ये बड़े गर्व की बात है भारतवासियों के लिए कि जो के नेस्ट में जो मोदी जी का जो वो स्पीच है एड्रेस जी। है, जी स्पीच है, ये जो है बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज दिया जाता है। शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री या किसी और देश के नेता हैं जो कि वहां पे के नेस्ट में जो है स्पीच दे रहे हैं। तो ये जी हमको इस चीज का जो है समझना चाहिए। और जिस तरीके से उनके जो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाते हैं, जी बाकी उनके साथ बाकी तो ये बायलैटरल रिलेशंस के अलावा जो मल्टीलैटरल रिलेशंस है उसमें भी है। और एक नई चीज मैं बताना चाहूंगा, एक इजराइल ने एक प्रस्ताव रखा है एक्सोजनल अलायंसेस का, जी उसमें जो है साइप्रस, ग्रीस, इंडिया और इजराइल और बाकी 1-2 अरब कंट्रीज, 1-2 एशियन कंट्रीज मिलके एक अलायंस बनाया जाए, जो ये कट्टरपंथी है, जो रेडिकलाइज्ड हैं, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, उनके मुकाबले में। तो मुझे लगता है इन चीजों पे भी बातचीत होगी, ये एक अहम बातचीत है। लेकिन मैं लास्ट में फिर वही बात कहता हूं कि भारत जो है किसी के साथ नहीं है। भारत का बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लड़ाई के खिलाफ है, इसलिए जो है भारत किसी के फेवर में नहीं बोलेगा। लेकिन जैसा आपने खुद कहा है कि मोदी जी वहां गए हैं, तो इससे जी साफ जाहिर होता है कि किस तरफ हमारा जो झुकाव है। नागेश जी जी। जी। मेजर जनरल बंसल साहब, आपको क्या लगता है भारत क्या क्या हासिल करेगा इस बार जो ट्रिप पीएम मोदी जी की है, 30 घंटे बिताने वाले हैं? आयरन डोम जैसी भी कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आने वाली है, थोड़ा जनता को समझाइए कि क्या क्या हम हासिल कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के रूप में इजराइल से। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, इसराइल टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस है और इसराइल किसी को अपनी टेक्नोलॉजी आसानी से देता नहीं है, लेकिन भारत के लिए वो तैयार हो गया है। अभी देखने की बात यह है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास में जो है एक क्षमता है, यंग टेक्निकल मैन पावर है और एक बहुत बड़ा बाजार है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक एक अभी जो अलायंस होगा वो स्ट्रेटजिक अलायंस होगा, ट्रेड अलायंस होगा। तो अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जैसे कर्नल सिरोही ने भी कहा कि भारत किसी युद्ध के फेवर में नहीं है, लेकिन हम अपने जो हमारे इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसको तो हम फोरगो नहीं कर सकते। अगर कोई कंट्री हमारे वो इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है, जब तक ईरान हमको तेल देता था हम उनसे तेल भी लेते थे। अब जो हम उनके साथ में चाबहार भी था हमारे पास साथ में, तो अब वो वहां पे ऐसी परिस्थिति होगी कि उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन इसराइल के साथ में अभी हम जैसे उन्होंने हमको और जो अभी एक सोमाली लैंड नया कंट्री बना है जी उसमें भी भारत को इनवाइट किया पे जो है आए। तो इस प्रकार से जो एक अलायंस और इस तरह के जो ऑफर्स इसराइल दे रहा है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक जो जो इंडिया का जो वो आईमैक कॉरिडोर है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, उसकी भी जी जो इसराइल काफी उसमें समर्थन देगा, जो साथ देगा। तो इन बातों को देखते हुए बात यहाँ पर ये आती है कि जब कोई एक अपना हमारा एक जो स्टैंड है वो स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है। यूएन में भारत ने अभी भी एक टू स्टेट थ्योरी की बात करी और उसमें जो वोटिंग हुई तो भारत ने वो इजराइल के साथ नहीं दिया उसमें। और जी इजराइल भी इसको जानता है कि भारत अपने जो एक जो अच्छे मित्र होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, जिनको हमारा जैसे चाहे आप इजराइल ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, वो इन बातों जी को जानते हैं कि उनकी अपनी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं या जो उनके जो एक अपने जो पॉलिसी है उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जी वहां पे कोई तरह का इंटरफेयर नहीं करते। इसी प्रकार से कोई भी बात आती है, रशिया ने भी खुल के कहा है कि हाँ ठीक है, भारत स्वतंत्र है अपना करने के लिए, ये नहीं कि भाई हमने तेल वहां से खरीदने की बात है। तो हमारे और बहुत सारे बिजनेस हैं उनके साथ में, हथियारों का बिजनेस है, सब यहाँ पे जी मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जो पॉजिटिव साइड है उसको देखकर भारत करता है। लड़ाई के मामले में अब जैसे मान लिया
अभी जो इजराइल में गए हैं तो उनको लड़ाई की बात करने थोड़े जा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में लड़ाई के लिए, या हम आपको वेपन दे रहे हैं। ठीक है, जी हम अपने उसके लिए हमारा ट्रेड है, और ट्रेड के लिए, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लड़ा जो वहां पे कभी भी अटैक हो सकता है, ऐसी स्थिति में जो भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है कि किसी भी तरह वहां पे जो है एयर लेकिन स्पेस ईरान ऐसी हरकत बंद। कर सकता है क्या? मोदी जी वहां पर हैं और वो ईरान कभी ऐसा सोच सकता है हमला करने का, या डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें कभी हो सकती हैं? देखिए, ईरान तो ऐसा करने की सोचेगा ही नहीं। और दूसरी बात है, आप यहाँ पे समझिए, ईरान अभी कोई ऐसे प्रिएम्प्टिव अटैक कभी भी नहीं करेगा। ईरान तो रिस्पॉन्स करेगा। जी अगर अमेरिका या इजराइल को अटैक करता है तो उसका जवाब देगा अपनी तरफ से। ईरान कुछ नहीं, आप मुझे मार मार करने वाली बात होगी। ईरान जो है अभी ऑफेंसिव पे नहीं है, डिफेंसिव पे। वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर अटैक ना हो। तो जी इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और जहां तक इसका सवाल है, तो इसराइल को तो सारा वहाँ का अपनी उनकी खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, मोसाद वगैरह, कि जी किस तरह की होने चाहिए। उन्होंने भी इस पूरी बात का ध्यान रखा होगा कि भाई प्रोटेक्शन जो है पूरा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के, तभी उन्होंने जो भाई उनको वहां पे इनवाइट किया है। अगर जी किसी भी तरह का जरा भी 0% ऐसा कुछ होता तो वो भी शायद कुछ इसको जो इनवाइट नहीं करते। तो इस प्रकार से देखते हुए देखिए, बिल्कुल क्लियर इंस्टेंस है। बिल्कुल मैं कर्नल सुरेश से पूरा 100% सहमत हूँ कि भारत की इंडिपेंडेंट अपनी नीति है, और हम अपना देख रहे हैं कि हमें अपना जो है, हमारी जो जनता है, जो हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनका फायदा देखना है। बाकी जो है देशों के साथ में हम वो करेंगे जिससे हमारा फायदा हो, और जिससे हमारे उस फायदे को बाकी देश एक्सेप्ट करते हैं वो हम करेंगे। और उसमें भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए तो यूक्रेन भी गए वो वहाँ पे उसी दौरान में। तो अब ये एक दोनों तरफ से एक बैलेंस बना करके, फिलिस्तीन का जहां तक दो दो टू कंट्रीज का या टू नेशन थ्योरी आती है, भारत उसको पूरा सपोर्ट करता है। जी उसमें कोई हमारा ये नहीं कोई स्टार्स। हालांकि चाहे आप अमेरिका ले लीजिए या इसराइल, तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए, दूसरा नेशन ही नहीं। उसके बाद भी जो है इसराइल ये कह रहा है, भारत फिर भी ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। तो जी एक बहुत बड़ी इंटेंशन अच्छे हैं, किसी प्रकार के कोई खराब इंटेंशन नहीं। तो सब जानते हैं कि भारत एक सच्चा जो कहता है वही करता है। तो इस भारत की साख बहुत पहले से भी अच्छी थी, और बहुत ज्यादा बढ़ी है अभी कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत के ऊपर विश्वास बढ़ा है। चाहे आप साउथ ग्लोब का, उसमें साउथ अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सभी जो बहुत विश्वास करते हैं भारत के ऊपर। और ये जो है, अमेरिका भी ने भी कहा था कि जब रशिया ने कहा था वो भाई न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, टैक्टिकल वेपन, तो उस समय अमेरिका ने इस बात को कहा था। जब भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया में जाके ये कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, जी और जो बच्चों के ऊपर अटैक हुआ वो ठीक नहीं है, तो इस तरह की जो बातें बोली, तो उसको सबने मतलब जो एक सराहना की। और जी उससे हमारे कोई रिलेशन खराब नहीं हुए रशिया के साथ। जी ये एक सच्ची और जो एक तटस्थ बात जो होती है, जो सबके हित में होती है, उसको सबको अच्छी लगती है वो बात जो भारत हम्म कहता है। चलिए अब हम बस आखिरी सवाल पे आते हैं, और सवाल यही रह जाता है कि अगर ये अटैक होगा तो किस दिन होगा? बस आप अपने गेसेस बताइए। आप लोगों का काफ़ी पाला पड़ता रहा है इन सब सिचुएशन से, तो आप लोगों को ज़्यादा इस पे ज्ञान होगा कि अगर ये अटैक होगा तो कुछ एक आइडिया दे दीजिए दर्शकों को कि किस दिन हो सकता है, पीएम मोदी के जाने के बाद या उसके भी 2-4 दिन पहले, क्योंकि कल टॉक्स होनी है लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि उसमें से कुछ निकल करके आना नहीं है, और कल के बाद फिर मामला और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो मेजर जनरल साहब और फिर कर्नल साहब, बस ये आप आइडिया दे दीजिए दर्शकों को कि अगर अटैक होगा तो कब हो सकता है। देखिए, ये एक सरप्राइज अटैक होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वार्ता कल फेल हो जाती है और एक परसों अटैक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझ अनुमान है कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती है, बिल्कुल ईरान अपने उसको नहीं मानता है, तो अब अमेरिका की तैयारी जो होनी थी वो पूरी हो गई है। पहले उनको वेट था कि जो जेराल्ड फोर्ड जो एयरक्राफ्ट है उसका पहुंचना, वो पहुंच चुका अपनी जगह पर। तो जी सारे इनका अभी सब कुछ तैयारियां हैं। तो तैयार होने में अभी जो कल की वार्ता के बाद जो मुझे लगता है कि विद इन ए वीक कोई अटैक हो सकता है, जो कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर करेंगे। और जी इससे ज्यादा लंबा नहीं वो सोचेंगे। और वो लंबा तब इसलिए भी नहीं सोचेंगे, इंफॉर्मेशन तो अमेरिका के इनके पास भी रहती है। उनको जी भी ये लग रहा है कि भाई जो अगर डील चल रही है चाइना की,
चाइना के साथ में ईरान की जो मिसाइल्स को खरीदने की सोच रहे हैं कि जो बैलिस्टिक एंटीशिप मिसाइल्स अगर वो आ जाती हैं तो खतरा फिर और अमेरिका को बढ़ जाएगा। तो वो सोचेंगे कि अब अगर उनकी लगता है उनकी तैयारी अभी पूरी है और इस वार्ता के विद इन ए वीक अटैक हो होने की सकता है। संभावना। जी जी जी। कर्नल सिरोही, आपके लास्ट कमेंट्स, कब लगता है आपको अटैक ये हो सकता है, युद्ध शुरू होने की तारीख कोई बता सके? मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है मेरी सही हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चांस लूंगा। मेरा ये मानना है कि कल की टॉक्स जो होंगी वो फेल होंगी। जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपना जो स्टेटमेंट अपनी स्पीच देनी थी उनके कांग्रेस में वो उन्होंने दे चुके हैं। जी उन्होंने अपने आइडियाज बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कल के बाद जो है आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि कल 26 तारीख है। मेरा ये मानना है कि फरवरी के महीने के अंदर अंदर ही जो अमेरिका अटैक कर देगा, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने बताया तैयारी पूरी होगी। इससे ज्यादा अगर वो डिले करते हैं तो जी जो ईरान को उतना ज्यादा फायदा होगा, ईरान उतना ज्यादा अपने आप को और चौकस कर लेगा। तो मुझे लगता है कल की जो डेडलाइन है उसके बाद परसों 27 तारीख को 28 तारीख को ये हमला होने की पूरी उम्मीद है। जी, शुक्रिया आप दोनों का। आप लोग शो में आए और हमें इतना कुछ बताया, रशिया से क्या आ रहा है, चाइना से क्या आ रहा है। पीएम मोदी अभी उधर हैं और उन्होंने अभी देखिए उनको भाषण देना है, 7 साढ़े 7 बजे वो भाषण देंगे भारतीय समय के अनुसार, और हम लोग ऑफ कोर्स आपको लाइव दिखाएंगे। मेजर जनरल बंसल साहब, थैंक यू सो मच, आप शो में जुड़े और हमें ये पर्सपेक्टिव दिया। कर्नल सिरोही साहब, थैंक यू सो मच, आप कल भी हमारे साथ जुड़े थे और हमें काफ़ी कुछ बताया था ईरान और इज़राइल और यूएस के इस वॉर के बारे में। देखते हैं आज क्या होता है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं इजराइल, वहां पे वो भाषण देने वाले हैं, वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ। और एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई कि जो नेतन्याहू की बीवी है सारा नेतन्याहू, वो एकदम गेरुए कलर में दिखी और हिंदू और जूस का भी थोड़ा सा कनेक्शन दिखाया, तो एक अच्छा संकेत। देखते हैं पीएम मोदी का जो स्पीच है वो क्नेसेट में होना तो है, लेकिन जो खबरें आ रही है कल और परसों से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू को लेकर के। नेतन्याहू के अगेंस्ट वहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस हैं उनके खिलाफ। वहाँ पर ऐसे चार्जेस हैं जिससे कि लोग काफ़ी गुस्सा है। चार्जेस ये है कि वो इज़राइल में काफ़ी ज़्यादा ऐसी संपत्ति बना चुके हैं जो कि उन्हें नहीं बनानी चाहिए थी, या धांधली करके संपत्ति बनाई है। तो अब देखना यह है कि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो कितने लोग जमा होते हैं, कितने सांसद, वहाँ के कितने नेता जमा होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आधी से ज़्यादा जो वहाँ की संसद है वो खाली मिले पीएम मोदी को जब वो स्पीच दे रहे होंगे। हम आपके लिए पूरा लाइव लेकर के आएंगे 7 बजे, और आप ऑलरेडी हमारे लिंक्स देख सकते हैं, उनको लाइक करें और उनको शेयर करें, और ऑफ कोर्स जनता को बताएं कि एक चैनल ऐसा है जो आपको ऐसी खबर ला करके देता है जो बिल्कुल अनबायस्ड है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया।